बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स ऑफ एफएससी फर्स्ट ईयर, लास्ट टाइम हम लोगों ने नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन को डिस्कस किया था। आज हम लोग साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन और केमियोस्मोसिस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट विदाउट डायग्राम्स इम्पॉसिबल है, तो आप लोगों को डायग्राम्स आनी चाहिए। जिस तरह लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था, जी स्कीम के हवाले से कुछ बातें की थी। उसमें हुआ ये था कि लाइट आकर पड़ती थी फोटो सिस्टम 2 में, जिसको P680 भी बोलते हैं, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते थे जिसको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्सेप्ट करता है, और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्सेप्ट करने के बाद उसको PQ के पास भेज देता है, यानी कि प्लास्टोक्यूनिन के पास भेज देता है। वहाँ से साइटोक्रोम के पास जाती है, वहाँ से प्लास्टोसाइनिन के पास जाती है, फिर वहाँ से फोटो सिस्टम 2 में, फोटो सिस्टम 2 से फिर इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं और उनको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्सेप्ट करता है। तो ये एक स्कीम थी जिसका नाम जी स्कीम था। और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में फेरिडॉक्सिन एक आयरन रिच प्रोटीन होती है जो NADP रिडक्टेज को एक्टिव करके वहाँ से NADPH2 बनाती है। तो NADPH2 और ATP ये हमारी प्रोडक्ट्स थी लास्ट टाइम जो हम लोगों ने पढ़ी। लेकिन इट्स नॉट अ साइक्लिक प्रोसेस, इट्स अ एसाइक्लिक प्रोसेस या इट्स अ नॉन साइक्लिक प्रोसेस के एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ और दूसरे पॉइंट पर ख़त्म हो गया, तो ये साइक्लिक नहीं होता। ये मैं डिटेल से बात कर चुका हूँ। तो आज हम लोग जिस बात को देखने जा रहे हैं वो है साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। बच्चों, ये बहुत शॉर्ट सी समरी है, लेकिन डायग्राम के ज़रिए से आपको समझना होगा। तो डायग्राम आपकी बुक पर मौजूद है, इसलिए मैं आज बुक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है कि अंडर सर्टेन कंडीशंस बाज दफ़ा फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स टेक एन अल्टरनेटिव पाथवे कॉल्ड द साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। दिस पाथ यूज फोटो सिस्टम 1 बट नॉट द फोटो सिस्टम 2। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 यूज होगा, ये याद रखना है, फोटो सिस्टम 2 नहीं होगा। Possibly it happens when the chloroplast runs low on ATP for the Calvin cycle। और ये कंडीशन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन वाली तब आएगी जब ATP का लेवल कम हो जाएगा और कैल्विन साइकिल को ज़्यादा ATP चाहिए होगी। तो फिर ATP को ज़्यादा करने के लिए ये साइकिल इस्तेमाल होता है। जब ATP कम होगी तो NADPH अक्यूमुलेट हो जाएगी इन क्लोरोप्लास्ट में। अब इस कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने समझना है कि किस तरह से जब ATP कम हो जाए, NADPH ज़्यादा हो जाती हैं, और फिर दूसरे नंबर पर यहाँ पर अल्टरनेटिव पाथवे ले लिया जाता है, यानी कि नॉन साइक्लिक से साइक्लिक पाथवे ले लिया जाता है। ये बच्चे हम लोगों ने सीखना है। तो अगर आप लोगों को मैं ये दिखा सकूं, डायग्राम आपकी बुक पर बहुत प्यारी सी करके बनी है। बच्चों, इट्स अ फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 1 याद रखना है आपने। यहाँ पर फोटो सिस्टम 2 की बात नहीं की जा रही। ये फोटो सिस्टम 2 पढ़ा तो है, लेकिन इसकी बात नहीं की जा रही। हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो यहाँ से चलेगा, ये डॉटेड लाइन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो फोटो सिस्टम 1 पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं, उसको बोलते हैं फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, और वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चले जाते हैं। और उस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से आगे क्या होता था कि फेरिडॉक्सिन में जाते थे, फेरिडॉक्सिन से NADPH और उससे NADPH2 बन जाता था, पहले जो हमने पढ़ा। लेकिन अब क्या होगा कि जब ATP कम होगी तो फिर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन इस साइड पर मूव करेगा, लेकिन वो फेरिडॉक्सन होगी, या यूं कह लें कि फेरिडॉक्सन है। फेरिडॉक्सन से आगे NADP रिडक्टेज पर इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। इलेक्ट्रॉन आए, फोटो सिस्टम 1 पर एक्साइट हुआ, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फेरिडॉक्सन के पास गया। लेकिन अब फेरिडॉक्सन ने, ये एक ही चीज़ है, अब फेरिडॉक्सन ने NADP रिडक्टेज को इलेक्ट्रॉन नहीं देने। अब फेरिडॉक्सन ने साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को इलेक्ट्रॉन्स देने। जैसे ही इलेक्ट्रॉन आए, यहाँ पर फेरिडॉक्सन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से प्लास्टोक्यूनिन और फिर फोटो सिस्टम 1, यहाँ पर इनकी डाउन हिल मूवमेंट होती है। क्या होती है इस डाउन हिल मूवमेंट? तो डाउन हिल मूवमेंट में एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है, एंड इट्स एनर्जी इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP। जब ATP की सिंथेसिस के लिए एनर्जी इस्तेमाल की जाएगी तो बच्चों ATP बन जाएगी। तो ATP का लेवल कम हो, ATP को ज़्यादा करने के लिए ये साइक्लिक फ्लो होता है। अब दूसरे नंबर पर ये है
कि जब एटीपी बनेगी ये साइक्लिक फ्लो शुरू हो जाएगा, साइक्लिक फ्लो शुरू हो जाएगा। और इतनी देर में क्या होगा कि बच्चों यहाँ पर NADPH रिडक्टेज का काम कम होगा, ठीक है, NADPH रिडक्टेज का काम कम हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस साइड पर मूव करते जा रहे हैं। और यहाँ पर जो NADPH बनी है इसको इस्तेमाल नहीं करेगा सेल जब तक ATP नहीं आएगी, तो इसका लेवल जो है वो अकुमुलेट यानी कि बढ़ना शुरू हो जाएगा सेल के अंदर। तो यही बात लिखी हुई है कि अंडर सर्टेन कंडीशन फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स टेक एन अल्टरनेटिव पाथवे called cyclic electron flow. This path use photosystem but not the photosystem 2. Possibly it happens. क्यों होगा? When the chloroplast runs low on ATP from the Calvin cycle, जब ATP कम हो जाए, the cycle slows down, cycle कम स्लो हो जाए and NADPH accumulate in the chloroplast और NADPH भी इकट्ठी हो जाए क्योंकि उसने ATP के साथ ही काम करना है। अब ATP कम है तो कैल्विन साइकिल लो है, ATP बेशक जितनी मर्जी कम होती रहे तो NADPH फजूल पड़ा रहेगा, वो कुमुलेट हो जाएगा। द राइज इन NADPH, अब जब राइज होगा NADPH का फिर ये क्या काम करेगा? मे स्टिमुलेट अ टेम्परेरी शिफ्ट फ्रॉम नॉन साइक्लिक टू साइक्लिक फ्लो अंटिल ATP सप्लाई मीट्स द डिमांड। तो बच्चों जब ये ज़्यादा होगा तो फेरिडॉक्सन को सिग्नल देगा कि NADP रिडक्टेज मेरे पास ना हो। फेरिडॉक्सन को सिग्नल जब मिलेगा, फेरिडॉक्सन फिर अपना पाथवे चेंज करके ये पाथवे अडॉप्ट कर लेगा कि फेरिडॉक्सन ने आगे जाना था, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से फेरिडॉक्सन ने लेकर इसको देना था, अब उसने पाथवे चेंज किया, साइटोक्रोम के पास आ गया। कब तक आता रहा? ATP सप्लाई मीट्स द डिमांड, जब तक ATP नहीं मिल गई, ये वाली। द साइक्लिक फ्लो इज द शॉर्ट सर्किट, ये बहुत कम मुद्दत के लिए होता है इसलिए इसको शॉर्ट सर्किट बोला जाता है। द इलेक्ट्रॉन साइकिल्स बैक फ्रॉम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर टू फेरिडॉक्सन टू द साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स एंड फ्रॉम देयर कंटिन्यू ऑन टू द P700 क्लोरोफिल, यानी कि फोटो सिस्टम 1 की बात हो रही है। P700 का मतलब फोटो सिस्टम 1 और P680 का मतलब फोटो सिस्टम 2, ये हमने पढ़ लिया। तो बच्चों यही लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन सेप्टर से बैक आ जाएंगे फेरिडॉक्सन के पास, फेरिडॉक्सन से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास, फिर उसके बाद फोटो सिस्टम 1 के पास। ATP इज जनरेटेड बाय द कपलिंग ऑफ ETC बाय केमियोस्मोसिस, तो इस नतीजे में ATP जनरेट होगी। अब केमियोस्मोसिस हमारा लेक्चर है पूरे का पूरा, हमने देखना है। देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ NADPH, लेकिन यहाँ पर NADPH नहीं बन रहा क्योंकि NADP रिडक्टेज रुक गया है। एंड नो रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी रिलीज नहीं होगी। साइक्लिक फ्लो डज हाउएवर जनरेट ATP, दिस इज कॉल्ड द साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। पेपर में क्वेश्चन आए व्हाट इज साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, आपने कहना है साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन इज द साइक्लिक फॉर्मेशन ऑफ ATP, बट हाउ दिस ATP इज फॉर्म्ड? Answer that when the light या फिर when the electrons emit from the photosystem 1, these electron gives to the ferredoxin gives to the cytochrome complex, and from the cytochrome complex there will be a downhill movement of the electrons, and in this process the energy is released and this is used for the formation of ATP. It is the cyclic phosphorylation. I hope you will be understand students. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है केमिओस्मोसिस। बच्चों ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ज़रूर है लेकिन मज़ेदार बहुत है। हम पहले इसकी थ्योरेटिकली देख लेते हैं, या पहले मैं आपको इसकी डायग्रामेटिकली बताता हूँ, फिर थ्योरी समझना आसान हो जाती है। ये बच्चे डायग्राम्स बेसिकली ना डायग्राम्स हैं बहुत अच्छी बनी हुई बुक पे, तो इसलिए ज़रूरत पेश नहीं आई कि आपको अलहदा से वाइट बोर्ड पर डायग्राम्स दिखाई जाए, ठीक है। इस पर बहुत ज़बरदस्त डायग्राम्स बनी हुई हैं। तो बच्चों अगर आप लोग थैलाकॉइड को देखो, ये ऊपर वाला एक थैलाकॉइड बनाया हुआ है, इसकी ये वाली जो है ये मेम्ब्रेन होती है, जाहिर सी बात है आज तक हम लोग पढ़ते रहे हैं। और इसकी जो स्पेस है अंदर, उस स्पेस को इंटीरियर स्पेस भी बोला जाता है, थैलाकॉइड इंटीरियर स्पेस, या फिर ल्यूमन भी बोला जाता है, ओके। और थैलाकॉइड के बाहर जो फ्लूइड होता है उसको स्ट्रोमा बोला जाता है, ये हमें पता है। और ये बाहर जो थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन है। अब ये सारे का सारा प्रोसेस जो होगा केमिओस्मोसिस का, ये थैलाकॉइड की ये वाली जो मेम्ब्रेन है इसमें होगा। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में सारे का सारा जो केमिओस्मोसिस होगा। अब अगर केमिओस्मोसिस का आप लफ्ज़ी मतलब सीखना चाहो कि सर केमिओस्मोसिस होता क्या है, अगर हमसे कोई पेपर में पूछ ले, तो बच्चे केमिओस्मोसिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड। एक है
केमी और दूसरा है ऑस्मोसिस। तो बच्चों आप लोगों ने ये काफ़ी मरतबा पढ़ा हुआ है। ऑस्मोसिस क्या होती है? ऑस्मोसिस होती है द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर आप लोग वाटर को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ एक लफ्ज़ जहन में रख लो कि ऑस्मोसिस का मतलब है मूवमेंट, और केमी का मतलब है केमिकल, और केमिकल से मुराद यहाँ पर हाइड्रोजन होगा। तो हाइड्रोजन की मूवमेंट को केमियोस्मोसिस कहते हैं। अब हाइड्रोजन जहाँ पर ज़्यादा होंगे वहाँ से कम की तरफ मूवमेंट को केमियोस्मोसिस कहेंगे। तो हाइड्रोजन कम की तरफ जाकर बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे? NADPH2 को बनाएंगे। ये हमारा बेसिकली कॉन्सेप्ट है इसके बिहाइंड कि व्हाट इज केमियोस्मोसिस। केमियोस्मोसिस इज द movement of hydrogen ions from higher concentration to the lower concentration in order to form the NADPH2. It is known as the chemiosmosis. तो बच्चों हम इसको अब डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। ये डायग्राम है आपके सामने बनी हुई, ठीक है। यहाँ पर होगा क्या? सबसे पहले ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है बनी हुई सेटरेट, इसके अंदर सारे का सारा निज़ाम लगा हुआ है। बच्चों फोटो सिस्टम 1 लाइट को एब्जॉर्ब करता है, उसका मतलब एक सेकेंड ये फोटो सिस्टम 2 है, ये फोटोन यानी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करके फोटो सिस्टम 2 को देता है। ये सारा हमने पढ़ा है। फोटो सिस्टम 2 इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है और किसको दे देता है? साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को, यानी कि पहले प्लास्टोक्यूनिन होता है फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है, पीछे वाला सारा। अब इसमें जो गैप फिल होता है वो फिर आपको पता है कि किस तरह से भरा जाता है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। और दूसरे नंबर पर जब इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 से प्लास्टोक्यूनिन, ये जो प्लास्टोक्यूनिन फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स फिर प्लास्टोसायानिन होते होते फोटो सिस्टम 1 पर पहुंच जाते हैं। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूं, ये वाला हिस्सा है बच्चों, ठीक है। फोटोन आए, फोटो सिस्टम 2, प्लास्टोक्यूनिन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोसायानिन एंड फोटो सिस्टम 1। यहाँ पर अब पहुंच चुके हैं जनाबे इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स पहुंचने के बाद यहाँ पर इतने में ATP भी जनरेट हो चुकी होगी, क्योंकि ये डाउनहिल मूवमेंट होती है। तो फोटोन यानी लाइट यहाँ पर भी है फोटो सिस्टम 1 में, इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी एक्साइट होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए जाते हैं? फेरेडॉक्सिन को, और फेरेडॉक्सिन से NADP, ये NADP रिडक्टेज है, NADP रिडक्टेज से बन जाता है NADPH। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा। अब बच्चों अगर आप देखो, ये मेम्ब्रेन के अंदर वाला हिस्सा है जिसको आप लोग स्ट्रोमा बोलते हो, जिसको आप लोग स्ट्रोमा, मेम्ब्रेन के बाहर सही स्ट्रोमा है। अब ये उसकी ल्यूमन है। अगर आप थैलाकॉइड मेम्ब्रेन को देखो, ये वाला थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है, ये वाला, इसके ये अंदर जो वाइट पोर्शन है इसको ल्यूमन बोला जाता है। ल्यूमन, ये वाली ल्यूमन है, यानी कि थैलाकॉइड के जो अंदर वाली स्पेस है वो ल्यूमन ये है। और अगर आप इसके बाहर देखो स्ट्रोमा, तो ये स्ट्रोमा ये पिंक है। अब आपने ज़हन में रखना है कि ये जो मेम्ब्रेन है इसके बाहर बाहर को स्ट्रोमा नहीं कहना, इसको स्ट्रोमा नहीं कहना, बल्कि ये उसकी ल्यूमन शो किया हुआ है, ये उसका स्ट्रोमा शो किया गया है। अब होगा क्या कि जो स्ट्रोमा होगा यानी कि बाहर जो चीज़ होगी वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होगी, वहाँ पर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होगी। उसके बरअक्स जो ल्यूमन होगी, थैलाकॉइड की ल्यूमन होगी, उसके अंदर हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। कैसे? हमने देखा था कि फोटो सिस्टम 1 में वाटर टूटता था, उससे ऑक्सीजन निकलती थी और हाइड्रोजन निकलती थी। ओके, अब वाटर से टूटने वाली ऑक्सीजन तो चले जाती थी एटमॉस्फेयर में, हाइड्रोजन किधर जाती थी ये बताओ? शाबाश, हाइड्रोजन इसकी ल्यूमन में इकट्ठी होती रहती थी। क्या होती रहती थी? इकट्ठी होती रहती थी। ये देखें हाइड्रोजन कितनी हाइड्रोजन इकट्ठी हो रही हैं। तो यहाँ पर एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन जैसे ही होती हैं तो ये एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन यहाँ से एक
इंजन लगा हुआ है जिसका नाम है एटीपी सिंथेस। यहाँ से हाइड्रोजन मूव करना शुरू करती है नीचे की तरफ। अब यहाँ पर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ऊपर ज़्यादा, यानी कि अगर आप थैलाकॉइड की ल्यूमन देखो, इसमें हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा और नीचे स्ट्रोमा में कंसंट्रेशन कम। तो हायर टू लोअर मूवमेंट में एनर्जी आपको पता है रिलीज होती है। तो हायर से लोअर जब हाइड्रोजन आएगा तो ये इस एटीपी सिंथेस को, यानी कि नाम से जाहिर है कि एटीपी बनाने वाला एक इंजन है, एटीपी सिंथेस को रोटेट करता है। हाइड्रोजन जैसे ही ऊपर से नीचे आएगा ये एटीपी सिंथेस को रोटेट करेगा। रोटेट करने से ये एडीपी और फॉस्फेट को लेकर एटीपी बनाता चला जाएगा। डन हो गया बच्चों। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि हायर से लोअर की तरफ मूव करते करते, लोअर और हायर से मूव करते करते एक स्टेज ऐसी आती है कि लेवल बराबर हो जाता है। ठीक है, जैसे आप लोग किसी गिलास में पानी डालो, ठीक है, ये गिलास है, इस गिलास में पानी डालो, इसको पूरा भरो, इसमें पानी डालो, इसको इतना कर दो। आप यहाँ से मूवमेंट करवाना शुरू करवा दो तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि दोनों ग्लासेस में पानी जो है वो बराबर का हो जाएगा। तो यहाँ पर बराबर हो जाता है, यानी कि हाइड्रोजन आयंस स्ट्रोमा में और ल्यूमन में क्या आ जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। हाइड्रोजन आयन यहाँ पर और यहाँ पर बराबर हो गए। अब क्या होगा, अब ये होगा कि यहाँ से हाइड्रोजन को विद द हेल्प ऑफ एनर्जी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से वापस भिजवाया जाएगा ल्यूमन में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए जो एनर्जी आएगी वो कहाँ से आएगी बच्चे, वो एनर्जी जो है वो एटीपी ही देगी। एटीपी की मदद से उसको हाइड्रोजन को दोबारा भेजा जाएगा, फिर एटीपी जनरेट होगी। अब एटीपी को हम बना रहे हैं, एटीपी लगा रहे हैं बच्चों। इससे लगने वाली जो अंदर को भेजेंगे पंपिंग मैकेनिज्म के लिए एटीपी बहुत कम चाहिए होती है, लेकिन हाइड्रोजन की डाउनहिल मूवमेंट से एटीपी ज़्यादा बनती है, तो नेट हमें एटीपी ज़्यादा मिलती है। तो बच्चों केमी ऑस्मोसिस प्रोसेस ही ऐसा है जिसमें एटीपी को बनाया जाता है। ओके, तो हम इसकी थ्योरी देखते हैं। थ्योरी कुछ भी नहीं है, बस ये छोटी सी 4-5 लाइनें हैं जिसके लिए मैंने आपको इतना डिटेल से बताने की कोशिश की है। अब हम इसको थ्योरेटिकली देख लेते हैं। इन बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन द मैकेनिज्म फॉर एटीपी सिंथेसिस इज द केमियोस्मोसिस। इसे पाथवे से टेंशन नहीं है, यानी कि साइक्लिक मूवमेंट हो या नॉन साइक्लिक हो, लेकिन एटीपी की फॉर्मेशन केमियोस्मोसिस है। द प्रोसेस दैट यूज मेम्ब्रेन टू कपल रिडॉक्स रिएक्शंस टू एटीपी प्रोडक्शन। एटीपी के दौरान बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं और ये रिएक्शंस क्या होते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट चेन पंप्स protons across the membrane of the thylakoid in case of photosynthesis into thylakoid space। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज होती है, ये पंप करती है हाइड्रोजन आयंस को अक्रॉस द मेम्ब्रेन, यानी कि अगर बाहर हाइड्रोजन ज़्यादा आ जाएं तो हाइड्रोजन को पंप किया जाता है इनसाइड। तो यही लिखा हुआ है इनटू थैलाकॉइड स्पेस, यानी थैलाकॉइड की ल्यूमन में पंप किया जाता है। द एनर्जी इज यूज्ड फॉर दिस प्रोसेस। एनर्जी यूज होती है फॉर दिस पंपिंग कम्स फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन्स मूविंग थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और वो एनर्जी आती है फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करके एनर्जी रिलीज करते रहते हैं और वो उस प्रोसेस में इस्तेमाल कर लेते हैं। दिस एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। और बच्चों ये देखो, ये हाइड्रोजन यहाँ पर 50 थे, ऊपर यहाँ पर 20 थे, तो यहाँ से यहाँ पर मूव करना शुरू कर गए। जैसे ही हाइड्रोजन 25-25 हुए दोनों में, तो फिर क्या हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से निकलने वाली एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जो एटीपी बनाती थी, वही एनर्जी कुछ बचती थी, वो इन 25 को वापस भेजती थी ऊपर। ये फिर 50 हो जाते थे, ये 50 फिर स्टोर रहते थे जब तक एटीपी नहीं बनती थी, तो स्टोर फॉर्म को पोटेंशियल कहा जाता है। तो ये पोटेंशियल वापस अक्रॉस, ये लिखा हुआ है लाइन, ये इस लाइन का मतलब है कि पंपिंग कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स, दिस एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। जब हाइड्रोजन एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं तो वे इकट्ठे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। नेक्स्ट द हाइड्रोजन आयंस मूव डाउन देयर ग्रेडियंट, फिर हाइड्रोजन अंदर से बाहर आएंगे, उसका मतलब है डाउन देयर ग्रेडियंट थ्रू स्पेशल मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्सेस कॉल्ड एटीपी सिंथेस, उसको एटीपी सिंथेस कहते हैं, विच आर बिल्ट इन द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, ये भी थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में लगे होते हैं। ड्यूरिंग दिस डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज यूज्ड टू मेक एटीपी। इसी दौरान जो है एनर्जी बनाने में मदद आती है। यानी कि बच्चों ये हाइड्रोजन थे, 50 हाइड्रोजन किसी ना किसी तरीके से ल्यूमन में जाते हैं, वहाँ से फिर
ल्यूमन से वापस आते हैं। थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में इंजन लगा हुआ है, रोटेटरी इंजन बोलते हैं इसको, एटीपी सिंथेस को रोटेटरी इंजन भी बोलते हैं। ये फिर एटीपी को बनाता चला जाता है। तो आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।